हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जैसे हमको लगता है कि नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका काफ़ी इजी कंसेप्ट है, काफ़ी इजी केमिस्ट्री है, बस इसमें हमको लॉजिक समझने पड़ते हैं। समझना सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली आपके लॉजिक को समझने के लिए है ओनली। ज़्यादा हम लोग इसमें अप्रोच बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम लोग केवल वही लॉजिक लगाएंगे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करेंगे। गलत लॉजिक लगाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी गलत होती चली जाएगी। तो इसीलिए लॉजिक लगाना सीखना है हमको। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड हम पूरे यहाँ पर 11th क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ बच्चों। फॉर 11th क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इसी के साथ हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। के बारे में मैं आपको इसी में बता दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद ये पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ GOC। सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें, हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर सेकंड, पहले तो हम बेसिक ऑफ GOC पढ़ेंगे। सेकंड हम यहाँ पर पढ़ने वाले इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट्स कौन कौन से बच्चों, आप इसी तरीके से लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन सब आप सीख जाओगे। हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट, SIR। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको एक्चुअली में ये नहीं बोलते, इसको एक्चुअली में बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स के बारे में बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा इसमें चलेगा। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी पढ़ लेंगे, इसी के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी इसी के साथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में भी हम इसी में पढ़ने जाएंगे बच्चों। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ 11th क्लास के जो टॉपिक है वो इस तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो 11th क्लास में इतना पढ़ना है। और एक नया चैप्टर है, ठीक है, एक नया चैप्टर आएगा हमारा, कौन सा? आइसोमेरिज्म, ये भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमको पूरी 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करना है। अब मेनली बात यह है कि अगर आपने 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर किया, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें आप लोगों को किस तरीके से पोटेंशियल रखना है। 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने अगर अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ईजी जाएगी।
12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी जाएगी। इसमें एक और चैप्टर हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके बाद आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 11th क्लास में अगर आपने इसको स्ट्रेंथ बना लिया तो 12th क्लास का सारे क्वेश्चन आपका बोनस मार्क्स में मिलेंगे। लेकिन अगर 11th क्लास अगर आपका वीक हुआ तो 12th क्लास में आपको बोनस मार्क्स मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, 11th क्लास के जो ये सब टॉपिक है, इन सब टॉपिकों को आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इन सब टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। इन सब टॉपिकों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सिंपल डेली का डेली पढ़ो। 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली का डेली पढ़ो और डेली का डेली कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 20 मिनट्स। इससे ज़्यादा टाइम में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। 20 क्वेश्चन डेली 20 मिनट्स आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग को देना है इसमें। बस इतना करने से आपकी ये पूरी जो 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, बस पर क्वेश्चन 1 मिनट। तो इस तरीके से अगर हमने यहाँ पर जीओसी की प्रैक्टिस की है, यहाँ पर हमने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस की है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, और ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको लगेंगे कि बोनस मार्क्स है इसमें। तो ठीक है, अगर आपने इन सबको छोड़ दिया, इन सबको छोड़ के फिर आप सोच रहे हो कि इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, तो बाद में इन टॉपिक को कवर कर पाना बेटा मुश्किल है, कभी नहीं होता कवर। तो आप लोगों को अभी से ही थोड़ा सा इन सब टॉपिकों पे थोड़ा सा आप कमांड करो, इस पे मेहनत करो। इस पे मेहनत कम करोगे चलेगा, लेकिन इस पर जो मेहनत अगर आपने कर दिया पूरा, तो ये भी आपका कवर अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो स्टार्ट ऑफ डे से आपको धीरे धीरे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। इसको मैं आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आता जाए। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को समझ में आता जाए। तो स्टार्ट करते बच्चों एक एक करके। तो हम लोग स्टार्ट करते बच्चों एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके आई। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से आपके आ चुकी है। ठीक है, किस तरीके से आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो, जनरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? क्लास 10th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना पढ़ा होगा, कार्बन और कार्बन के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन कंपाउंड्स आपके और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जनरली आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या पढ़ा होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने ये पढ़ा होगा बच्चों जनरली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट यहाँ पर कंपाउंड कार्बन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, etc। इन सब से जो कंपाउंड बनेगा उसी की स्टडी हम लोग, इन सब से जो कंपाउंड बनेंगे उसी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, नहीं है। इन सब से जो कार्बन के साथ जब ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और भी बोल सकते हैं सल्फर और हैलोजन, अगर ये अटैच होंगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऐसा नहीं है बच्चों, और ऐसा नहीं है। देखो, इसका मतलब आप बोलोगे कि यहाँ पर CO आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO3 ये भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, H2CO3 भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 भी आपका क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सारे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो एक्चुअली इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन ये सब कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कहाँ हुआ? तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि एक बार जनरली बोल सकते हैं। जनरली ये टर्म हम लोग जनरली के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए? जनरली के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ऐसी नहीं होती। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, समझना,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके कौन कौन से होते हैं बच्चों, समझना ध्यान से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके यहाँ पर होंगे, बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ये भी आपका जनरली है, ये भी आपका जनरली टर्म्स है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आप समझ लेना। अब देखो जैसे CH4 है, CH4 की रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ करा दी HNu के प्रेजेंस में, ठीक है। Cl2 के साथ करा दी HNu के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, CH3Cl और यहाँ पर HCl। अगर मैंने यहाँ पर CH3Cl की अगेन रिएक्शन Cl2 के साथ कराई, अभी आपको रिएक्शन याद नहीं करना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर CH2, Cl2 और HCl, देखो ये क्या है, ये प्योर आपका हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोकार्बन, इसको मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर इसी हाइड्रोकार्बन से क्या बना, ये बना जिसमें हैलोजन जुड़ा, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलेंगे बच्चों, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we will study about hydrocarbon and हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो इस चीजों को भी आप जनरली मान सकते हो, ये भी आपका क्या है, जनरली टर्म है। कौन सा टर्म है बच्चों, जनरली टर्म है, ठीक है, जनरली टर्म है बच्चों, ये भी आपका, तो इसको भी आप जनरली मान के कर समझ सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पर कि एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट कैसे हुई, तो शुरुआत में, ठीक है, इनिशियली इट इज एज्यूम दैट, इट वाज एज्यूम दैट, देखते हैं हम कैसे, मैं जो लिखा रहा हूं उसको थोड़ा अभी समझना है। इनिशियली इट वाज एज्यूम दैट, ठीक है। वो इनिशियली हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो केवल किसके थ्रू फॉर्म हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can be formed by living organism। इनिशियली लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लाइक व्हाट, लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। इसके थ्रू आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें बोल ही नहीं सकते कि इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोगों ने हमने ऐसे एज्यूम किया, ठीक है। तो हमने इसके बाद क्या एज्यूम किया, सम नेचुरल फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल। हमने क्या एज्यूम किया, इसके बाद वाली लाइन समझना, सम नेचुरल फैक्टर्स आर as responsible to formation of
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए कुछ नेचुरल फैक्टर होंगे। अब उस नेचुरल फैक्टर को हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब उस नेचुरल फैक्टर को जब हम लोगों ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसको हमने क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स ऑफ थियोरी। वाइटल फोर्स थियोरी, हम लोगों ने उसका क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स थियोरी। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब कुछ कि किस तरीके से मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया कि वाइटल फोर्स ऑफ थियोरी क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन बच्चे स्किप करते हैं, ये जनरली आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। कभी भी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हमको स्किप नहीं करना है, ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बताता हूं, अब क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में ही प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हैं सम केमिस्ट, ठीक है, सम केमिस्ट, ठीक है, जैसे वॉलर, ठीक है, वॉलर और माइकल, ठीक है, लाइक माइकल और वॉलर सम केमिस्ट लाइक माइकल और वॉलर, ठीक है, मेड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, मेड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने लेबोरेटरी में फॉर्म किया। अब कैसे? देखो क्या किया माइकल ने क्या किया? सोप को फॉर्म किया, ठीक है, सोप ऑब्टेन किया। कैसे? माइकल ने क्या किया? माइकल ने फैट को, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, फैट को अल्कली के साथ मिलाया। फैट को अल्कली के साथ मिलाते ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, उसको क्या मिला? सोप, ठीक है, सोप मिला। तो माइकल का तो ऐसा था। अब वॉलर का क्या था कि वॉलर ने क्या किया कि वॉलर ने NH4OH को, किसको? NH4OH को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को साइनोजन के साथ मिलाया। किसके साथ? साइनोजन के साथ मिलाया। और साइनोजन के साथ मिलाने पर इसको क्या मिला बेटा? इसको यहाँ पर मिला यूरिया। इसको क्या मिला? यूरिया मिल गया। इसको यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों? यूरिया मिल गया। तो यहाँ पर इसको यूरिया मिल गया। और यूरिया आपका क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, तो यहीं से सबसे पहला वाइटल फोर्स ऑफ थियोरी यहीं पर क्या हो गई बच्चों? ब्रेक हुई। वरना जब तक ये नहीं था हम लोगों ने क्या माना हुआ था? वाइटल फोर्स ऑफ थियोरी। वाइटल फोर्स ऑफ थियोरी ब्रेक कहाँ हुई? इस पॉइंट्स के बाद से आपके वाइटल फोर्स ऑफ थियोरी आपके ब्रेक होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि वॉलर था, HCN आएगा, यहां पर जो वॉलर था, वॉलर क्या बनाना चाह रहा था? वॉलर आपका बनाना चाह रहा था अमोनियम साइनेट। वॉलर आपका क्या बनाना चाह रहा था? अमोनियम साइनेट। ये बनाना चाह रहा था अमोनियम साइनेट, ठीक है। ये इसकी मिस्टेक है, मिस्टेक से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, मिस्टेक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। लेकिन वॉलर आपका बना क्या रहा था? अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने क्या बना लिया? यूरिया बन गया। और यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च और डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो आफ्टर वॉलर हम बोल सकते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट इसके बाद यहां पर स्टार्ट हुआ। वॉलर क्या बनाना चाह रहा था? अमोनियम साइनेट, ठीक है, लेकिन बन क्या गया? यूरिया। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से यही बनाना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर वाइटल फोर्स ऑफ थियोरी इसके बाद क्या हो गई बच्चों? आपके ब्रेक हो गई, ठीक है। अब आज के टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल चुके हैं। हम बोल सकते हैं 10 मिलियन से भी ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक मिल चुके हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक जो हमने स्टडी की है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या क्या स्टडी की है मैं आपको बताता हूँ, समझना यहाँ पर देखो। कार्बन फॉर्म लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ
कार्बन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कार्बन है। पहले बात को समझो, कार्बन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और कार्बन आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, कार्बन आपका क्या बनाता है, कार्बन फॉर्म लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बन आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। क्यों बनाता है, इसका रीजन क्या है, सबसे पहले टेट्रावैलेंसी। ठीक है, सेकंड रीजन इसका क्या है, कैटिनेशन पावर। ठीक है, कैटिनेशन पावर ये मैंने आपको कार्बन एंड इट्स ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट कार्बन फैमिली में भी बताया मैंने। टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन पावर, और साथ में यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी। तो सबसे पहला आप हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी को समझेंगे तो बच्चों, तो कार्बन आपका शो, ठीक है, कार्बन आपका क्या शो करता है बच्चों, टेट्रावैलेंसी। कार्बन आपका क्या शो करता है बच्चों, यहाँ पर समझना बात को ध्यान से, कार्बन यहाँ पर आपका क्या शो करेगा बच्चों, टेट्रावैलेंसी। अब जब कार्बन यहाँ पर टेट्रावैलेंसी शो करेगा तो कैसे करेगा समझना ध्यान से। ठीक है, जैसे मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन में लिखना चाहूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब मुझे 4 वैलेंसी चाहने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करने पड़ेंगे बच्चों, अनपेयर करने पड़ेंगे। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां चला जाएगा और इस वजह से इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो जाएगा और यहां पर मुझे क्या मिल जाएगी बच्चों, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की क्या मिल जाएगी बच्चों, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्साइट किया गया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया गया और फिर अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 1s2 2s1, s में 1 है और यहाँ पर 2p3। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात को समझ में आया बच्चों, लेकिन अब ये बस इतनी सी बात नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया गया तो एक्साइट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर एक्साइटेशन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन some energy are required। मतलब एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी के लिए कुछ एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होगी। अब वो एनर्जी क्या होगी, कहां से आएगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब क्या होता है एक्चुअली, जनरली मैं क्या बोलता हूं समझना बच्चों, जनरली हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, हम लोग सीधा एक्साइट करा के बॉन्ड बना देते। मिस्टेक ये नहीं करना। सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन जो ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में जो होगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो 1s2 ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, जो ये समझना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बॉन्ड को फॉर्म करेंगे किसी एलिमेंट x के साथ। मैं L लिख देता हूँ कि किसी एटम A के साथ सबसे पहले बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और आप लोग जानते हो कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है बच्चों, कौन सा फिनोमिना है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमिना। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन आपका कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से यहां से क्या रिलीज होगी बच्चों, हीट रिलीज होगी। यहां से आपकी हीट रिलीज होगी और वो हीट किस काम आएगी, इसको एक्साइट करने के। अब ये आपका क्या होगा, अब एक्साइटेड स्टेट अब आएगा बच्चों। हम लोगों ने गलती क्या करते हैं, हम लोग सीधा पहले एक्साइट कराते हैं, नहीं, पहले बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद एक्सोथर्मिक होगा, फिर एक्साइट होगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर अब इस तरीके से होगा। ठीक
ठीक है, ये बात समझ में आया। तो फाइनली मैं क्या बोलने चाह रहा हूं, फाइनली मैं क्या बोलूंगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली प्रोसेस। तो समझना इस बात को कि बॉन्ड फॉर्मेशन होना एक्सोथर्मिक फिनोमेना, यहाँ से हीट आपकी रिलीज होगी, वो हीट किस काम आएगी, एक्साइट करने के। तो मैंने फाइनली क्या स्टेटमेंट दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली प्रोसेस। तो ये दोनों आपके साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ध्यान से इन सब चीजों को समझिए। अब देखो कैटिनेशन पावर क्या होती है बच्चों, कैटिनेशन पावर सेल्फ लिंकेज एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज। तो सिंपल में कैटिनेशन पावर के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। कैटिनेशन पावर क्या होगा बच्चों, ठीक है, एबिलिटी टू सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी आपकी क्या होती है बच्चों, कैटिनेशन पावर। तो खुद के साथ लिंक करके, इसी वजह से इसकी कैटिनेशन पावर इतनी ज्यादा है कि इसी वजह से अब तक हम लोगों को 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल चुके हैं, क्योंकि इसकी कैटिनेशन पावर ज्यादा होती है। और कैटिनेशन पावर, जिसकी कैटिनेशन पावर ज्यादा होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपका क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ये बात समझो। अभी तक जो आपका कैटिनेशन पावर होता है वो कार्बन का सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन का, ठीक है, ये ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद सल्फर के बाद फास्फोरस के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, इस तरीके से होता है। लेकिन कार्बन का तो सबसे ज्यादा हो जाता है, कार्बन का कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। इस पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मगअप करने वाले हैं। थोड़े से पॉइंट्स आपको थोड़ा स्टार्टअप में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, देन आफ्टर धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एबिलिटी टू फॉर्म, अगला एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। अगला पॉइंट एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मतलब यहां पर ये आपके मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को रखेंगे। अब मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों कि कार्बन आपका डबल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करेगा। कार्बन आपका क्या बनाएगा, अपने सेल्फ के साथ कार्बन आपका क्या क्या बना सकता है, कार्बन आपका डबल बॉन्ड भी बनाने की टेंडेंसी रखेगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने की टेंडेंसी रखेगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। वैसे कार्बन में टोटल कितने 4 बॉन्ड होंगे, क्योंकि टेट्रावैलेंसी शो करेगा। तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, क्योंकि ये टेट्रावैलेंसी शो करेगा और ये आपका मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये वाले में से एक बॉन्ड आपका क्या होगा, पाई, एक बॉन्ड आपका क्या होगा, पाई। अब इनमें से आपका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड पाई होगा, ये वाला बॉन्ड पाई होगा, बीच वाला बॉन्ड सिग्मा होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड ऑब्वियसली पाई होगा। देखो जहां पर डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड ऑब्वियसली पाई होगा, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 बॉन्ड ऑब्वियसली आपके क्या होंगे बच्चों, पाई होंगे। और पाई बॉन्ड आपके किससे बनते हैं, पाई बॉन्ड आपके किससे बनते हैं बच्चों, साइड वे ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये बातें आप लोग जानते हो, मैंने कल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने को बोला था, ठीक है। और जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड आपके किससे बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों के यहाँ पर एबिलिटी टू मल्टीपल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कार्बन आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन इसका जो फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इज दैट कि इसका साइज क्या होती है बच्चों, स्मॉल साइज। देखो स्मॉल साइज होने की वजह से ये आपके मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ आपका था सिंपल आज के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ मतलब
ये तो था इस तरीके से हमको मतलब इंट्रोडक्शन था ये कम्प्लीटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी सिंपल, एक दो बार समझोगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ पॉइंट्स मैंने कार्बन फैमिली में भी बताए, ये वाला पॉइंट्स तो मैंने कार्बन फैमिली में आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है बच्चों। तो ये वाला पॉइंट्स आप लोग देख सकते हो, कार्बन फैमिली में मैंने ये वाले पॉइंट्स को आप लोगों को डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके चलना है। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC नोमेनक्लेचर में हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझेंगे। जितना हम अच्छे से IUPAC नोमेनक्लेचर समझेंगे उतना हम जल्दी भूलने की भी टेंडेंसी रखेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा नोमेनक्लेचर में जिससे आपको IUPAC नोमेनक्लेचर हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, नाम भयानक है लेकिन सबसे इजी केमिस्ट्री आपकी जाने वाली है ये। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा से रही है और रहती आई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए स्कोरिंग है क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कुछ लॉजिक है, कुछ लॉजिक से ही हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अभी तक जो भी मैंने बताया वो चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैं आप लोगों को एक ही बुक रेफर करूंगा अभी, DK सिंह रेफर करना है आपको। कब? अभी नहीं, फिलहाल आपको अभी रेफर नहीं करना है। IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म होने के बाद आप लोग एक बार DK सिंह पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है उसको रेफर करिए, उसके सारे सम को सॉल्व करिए, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। उससे क्या होगा कि आपकी बेसिक बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ जाइए। और आई होप सो कि आप लोगों को पूरा अभी का समझ में आया होगा किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी खत्म हुई। सबसे पहले वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी आई, उसके बाद माइकल और वोलर नाम के दो साइंटिस्ट थे। माइकल ने क्या किया, लैब में सॉप बनाया और वोलर ने क्या किया, बनाने जा रहा था अमोनियम साइनेट, बन क्या गया बच्चों, यूरिया। और यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई वहां से वो वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी खत्म हुई। अब उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड आज तक हमारे लाइफ में 10 मिलियन से ऊपर आ चुके हैं। अब उसमें से कार्बन आपके क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है, उसका रीजन क्या है, 3 ही रीजन है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन सबसे पहला, दूसरा कार्बन है, दूसरी उसका रीजन है बच्चों सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी, थर्ड रीजन है मल्टीपल बॉन्ड। टेट्रावैलेंसी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड, यहां से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली प्रोसेस, ठीक है। कैटिनेशन पावर आप लोग जानते हो कि सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी इज कॉल्ड व्हाट, कैटिनेशन पावर। तो सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी सबसे ज्यादा कार्बन की होती है, इसीलिए कार्बन का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड आपको मिले हुए हैं, ठीक है। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है बच्चों, स्मॉलर होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, और कुछ मैं इसके कंपाउंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। तो आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।